हाय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हैं। मैं भी बढ़िया हूँ। सभी को बढ़िया रहना चाहिए अभी। जी हाँ, अपने इस वीडियो में आज अपने पढ़ेंगे ऑल्टमैन जेड स्कोर। जी हाँ, ये एक्सक्लूसिवली वीडियो है सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स लोग के लिए, क्योंकि मैं फाइनल का स्टूडेंट हूँ। और ये ऑल्टमैन जेड स्कोर जो है ये अपने पढ़ेंगे पेपर नंबर 20 में। जी हाँ, सेकेंड ग्रुप का पेपर नंबर 20 जो है SPM-VV, उसके पहले वाले पोर्शन स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में अपने चैप्टर नंबर 4, जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है, चैप्टर 1 2 3 4, चार चैप्टर्स है अपने SPM में। तो चैप्टर नंबर 4 में ये टॉपिक आता है ऑल्टमैन जेड स्कोर का। दो इक्वेशन है इसमें, ऑल्टमैन 1968 का मॉडल और एक है ऑल्टमैन 1983 का मॉडल। इन दोनों ही मॉडल से अपने किसी भी कंपनी के जेड स्कोर निकालते हैं। तो अपने इस टॉपिक में आज यही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1968 में ऑल्टमैन जी ने एक मॉडल बनाया था जो काम कर रहा था कि ये पता करने में कि अपने जो कॉरपोरेट डिस्ट्रेस है, कॉरपोरेट डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? कॉरपोरेट मतलब एक कंपनी होती है, और डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि एक तरह का सॉरो या पेन बोल सकते हैं अपने, कि या फिर सफर बोल सकते हैं कि एक कंपनी क्यों सफर कर रही है। जैसे ऑब्वियस बात है कि एक कंपनी बहुत सारे रीजन की वजह से सफर करती है। देखिए, अपने तो वैसे कोई इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला तो है नहीं कि हाँ ये फार्मूला लगा के अपने ये पता कर सकते हैं कि हाँ ये कंपनी इसी की वजह से सफ़र कर रही है, या कॉरपोरेट फेलियर हो गया है, या कॉरपोरेट डिस्ट्रेस हो गया है। इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई फार्मूला नहीं है। ऑल्टमैन जी ने यही बोला था। ये जस्ट डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी का एबिलिटी क्या है, उसके पास डेली का डेली ऑपरेशन करने का पैसा है कि नहीं, वो अपने डेली का डेली एक्सपेंसेस जो है उसको मीट करने के लिए इनफ रेवेन्यू ला पा रही है कि नहीं। और भी बहुत सारे केसेस होते हैं कि बहुत सारा केसेस जो मिला के कॉरपोरेट को फेल करता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे एक तरह का, मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल कॉजेस हो गया कि हाँ टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए हैं तो मेरे कॉम्पिटिटर आगे निकल गए हैं, इसके वजह से अपना कंपनी सफ़र कर गया, ठीक से प्रॉफिट नहीं कमा पाया, कंपटीशन में कोप अप नहीं कर पाया, इसके वजह से एक हो सकता है। दूसरा हो सकता है क्या, वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम, कि भैया मेरे पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं रहा, अपने रॉ मटेरियल नहीं मंगा सके तो आगे ऑपरेशन नहीं चल सका, ऑपरेशन नहीं चल सका तो अपने को ऑपरेशन को सीज करना पड़ा, जिसके वजह से कंपनी बंद हो गई। ऐसे मान लीजिए एक कंपनी था जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ अभी आपको, एक कंपनी था गुडरिकी। तो ये भी एक तरह से क्या हुआ, ये एक तरह से क्या हो गया था कि ये मिस मैनेजमेंट की वजह से बंद हो गया था। ये ठीक से अपना मैनेजमेंट नहीं कर पाया, कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पाया, कॉस्ट को ध्यान में नहीं रख पाया, कहीं मैनेजमेंट से कहीं भूल हो गई। ये कंपनी इसलिए बंद हो गई क्योंकि इसका सिर्फ जो कॉस्ट था प्रोडक्ट बनाने का, वो 1 पैसा पर केजी से बढ़ गया। कैन यू इमेजिन कि 1 पैसा पर केजी, एक मतलब 1 केजी का मान लीजिए खर्च है 24 रुपये 95 पैसे, तो उसका खर्च 1 केजी के लिए 24 रुपये 96 पैसे हो गए। इसलिए कंपनी बंद हो गई, शट डाउन हो गई कंपनी। तो ये एक रिजल्ट था मिस मैनेजमेंट का। तो ये भी एक कॉजेज हो सकता है कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस का। और क्या हो सकता है, एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए पूरी इकोनॉमी ही गिर गई। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना के वायरस की वजह से ये कंपनी पूरा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में आ गया है, पूरा सारे बड़े बड़े कंपनियां बंद है, कोई भी फंक्शन नहीं कर पा रहा है, सारे स्टॉक मार्केट में सारे स्टॉक के वैल्यूज गिर गए हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरह का कंपनी में बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो गया, इकोनॉमी सफर कर रही है। सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी सफर कर रही है इस वक्त। तो ये भी एक कॉजेज हो गया कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस का। एक कॉजेज हो सकता है ओवर एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन। ओवर एक्सपेंशन मतलब क्या हुआ कि आप कंपनी का मोटिव नहीं देख के अपना मोटिव देख रहे। बड़े बड़े कंपनी में क्या होता है मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्टर्स लोग क्या होता है, अपना स्टेटस को बढ़ाने के लिए
कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो छोड़ के अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं मतलब कि अगर मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा सेल्स कर देता हूँ या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सपैंड करता हूँ, अपना कंपनी का बहुत सारा ब्रांचेस खोल देता हूँ, तो मेरा वाहवाही होगा कि हाँ देखिए ये डायरेक्टर थे तो इतने सारे ब्रांचेस खुल गए। इतने सारे ब्रांचेस खुल जाने के बाद उनका स्टेटस बढ़ गया, उन कंपनी उसको और सैलरी देने लगी। लेकिन यहाँ क्या हो गया कि भैया मैंने कंपनी के असली ऑब्जेक्टिव को मार दिया यहाँ पे। तो ये एक और भी कॉर्पोरेट फेलियर हो सकता है, यहाँ पे कंपनी सफ़र कर सकती है। या डाइवर्सिफिकेशन, आप एक चीज़ को बहुत सारी चीज़ों में बांट दिए, डाइवर्सिफाई कर दिए अपनी चीज़ों को, तो वहाँ भी हो सकता है हर बार डाइवर्सिफिकेशन आपको फेवरेबल पोजीशन ना दे, कभी कभी वो अनफेवरेबल भी हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे भी कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस हो सकता है। और क्या हो सकता है कि भैया मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकता है, जैसे 2G स्कैम, बहुत सारा स्कैम होते रहता है। तो ये क्या होता है, मैनेजमेंट ही कुछ ना कुछ फ्रॉड कर देती है। तो यहाँ पे भी अपने शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड कर दी, पैसा उठा ली और वहाँ पे फिर कंपनी डिविडेंड देते समय कुछ ना कुछ बहाना मार के वहाँ पे फ्रॉड करके बहुत सारा पैसा लेके चली गई। तो ये सब फ्रॉड होते रहता है। तो ये भी एक कॉर्पोरेट, इसकी वजह से भी कंपनी सफ़र कर जाती है कई बार। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो सकता है। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस मतलब वर्किंग कैपिटल नहीं है मेरे पास, वही सेम चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सारा चीज ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से कंपनी सफर करती है। तो इसी कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस को मेजर करने के लिए ऑल्टमैन जी ने क्या किया था, 33 फेल्ड फर्म्स, यानी जो इस कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस से सफर कर रही है, जो कंपनी सफर कर रही है, उसमें से कोई 33 कंपनी, 33 कंपनीज को उन्होंने लिया, 33 फर्म्स को लिया और 33 नॉन फेल्ड फर्म्स को लिया। 33 नॉन फेल्ड मतलब जो कंपनी सफर नहीं कर रही है, 33 नॉन फेल्ड फर्म्स को उठाया उन्होंने। ठीक है, 33 फेल्ड फर्म्स, 33 नॉन फेल्ड फर्म्स को उन्होंने उठाया। उन सारे कंपनीज में 22 अकाउंटिंग रेशियोज को सिलेक्ट किया, 22 अकाउंटिंग रेशियोज, जो कि उन्हें लगता था कि हाँ ये अकाउंटिंग रेशियोज उन्हें मदद करेगा ये पता करने के लिए कि कंपनी का पोजीशन या किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो वो 22 अकाउंटिंग रेशियोज को उन्होंने उठाया और उसमें से सिर्फ 5 रेशियोज को सिलेक्ट किया, सिर्फ 5 रेशियोज को सिलेक्ट कर लिया ताकि वो अपना जो जेड स्कोर का इक्वेशन था वो बना सके। तो ये 5 रेशियोज कौन कौन से थे, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। ठीक है, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ऑल्टमैन 1968 के मॉडल के ऊपर। तो ये जो 5 इक्वेशन थे उसके बारे में अपने चलिए एक बार देख लेते हैं कॉपी में। तो ये रहे वो 5 रेशियो जिसको प्रोफेसर ऑल्टमैन ने सिलेक्ट किया था, जो कि मैंने अभी बताया कि आउट ऑफ द 22 अकाउंटिंग रेशियो ऑफ द 33 फेल्ड एंड 33 नॉन फेल्ड फर्म्स। तो देखिए ये रेशियो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 था, ताकि ऐसा रेशियो जो मेजर कर सके, टू मेजर लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म, कि एक फर्म का लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। टू मेजर द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म, ये पहला रेशियो था। सेकेंड रेशियो क्या बोले कि मेरे को मेजर करना है री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स, यानी जितना हम कमा रहे हैं उसको वापस से री इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसका रेशियो क्या था। तीसरा, टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, कि मेरे फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। नंबर 4 पे है टू मेजर द फाइनेंशियल लिवरेज कंडीशन ऑफ द फर्म, मेरे फर्म का फाइनेंशियल लिवरेज कंडीशन क्या है।
यानी फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या हो गया कि मेरे जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स है उनका जो मार्केट वैल्यू है और मेरे जो टोटल डेब्ट है उसका जो बुक वैल्यू है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कितना क्या रेशियो है, कितना का फर्क है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, बेसिकली मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस टू बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेब्ट। मेरा टोटल डेब्ट का बुक वैल्यू और मेरे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का जो मार्केट वैल्यू है उसके बीच में कितना का रिलेशनशिप है, मतलब क्या रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है। और लास्ट जो था, ये पांचवा रेशियो में से जो लास्ट था उसमें ये ऑल्टमैन साहब मेजर कर रहे हैं सेल्स जेनरेटिंग एबिलिटी, मतलब कि मेरा फर्म कितना सेल्स जेनरेट कर पा रहा है, सेल्स जेनरेटिंग एबिलिटी ऑफ द फर्म, या फर्म्स एसेट। यानी मेरे पास जो फर्म में मेरे पास जो एसेट है वो मेरे को कितना सेल्स जेनरेट करके दे रहा है। तो ये पांचों रेशियो को लेते हुए ऑल्टमैन जी ने एक फंक्शन बना दिया इसको। ठीक है, 1968 में ऑल्टमैन जी ने एक फंक्शन बना दिया और वो इस फंक्शन को कुछ इस तरह लिखते हैं, z इज इक्वल टू 1.2x1 प्लस 1.4x2 प्लस 3.3x3 प्लस 0.6x4 प्लस 1.0x5। तो ये जो फंक्शन बनाया ऑल्टमैन जी ने 1968 में पांचों रेशियो को लेके, उसको एक फंक्शन के थ्रू या एक इक्वेशन के थ्रू उन्होंने डिपिक्ट किया। जो इक्वेशन बोलता है z इज इक्वल टू, ये z क्या होता है, x1 क्या होता है, ये सारे में बताऊंगा। ये x1 बेसिकली कुछ नहीं, ये जो x1 पॉइंट में लिखा हुआ है उसी का जो रेशियो है मैं अभी बताऊंगा कि ये रेशियो क्या बोलता है, ये किसका रेशियो है। तो उसी रेशियो को x1 बोला गया है, इस रेशियो को x2 बोला गया है, इस रेशियो को x3 बोला गया है, इस रेशियो को x4 बोला गया है, इस रेशियो को x5 बोला गया है। तो z इज इक्वल टू 1.2x1, 1.4x2, 3.3x3 प्लस 0.6x4 इंटू नहीं है ये x है, x4 प्लस 1.0x5। यहाँ पे वेयर z को बोलेंगे, क्योंकि ये एक फंक्शन था, मल्टीपल फंक्शन, वो भी x1 x2 x3 x4 x5, ये सारे मल्टीपल फंक्शंस है। तो मल्टीपल फंक्शंस के एक ओवरऑल फंक्शन, यानी z को हम लोग ओवरऑल फंक्शन के नाम से दे दिए, ओवरऑल फंक्शन, सॉरी ओवरऑल फंक्शन नहीं बोलेंगे, ओवरऑल इंडेक्स बोलेंगे, ओवरऑल इंडेक्स ऑफ मल्टीपल इंडेक्स फंक्शन, ओवरऑल इंडेक्स ऑफ मल्टीपल इंडेक्स फंक्शन। एक एक को इंडेक्स बोलते हैं और ये बहुत सारे मल्टीपल इंडेक्स का जो फंक्शन है उसका एक ओवरऑल इंडेक्स मिल जाता है मेरे को। तो ये z को बोलेंगे ओवरऑल इंडेक्स ऑफ मल्टीपल इंडेक्स फंक्शन। और अपने अब आएंगे जो x1 है उसको क्या बोलेंगे, x1 को बोलेंगे वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट। वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट, यानी यहाँ पे इसको लिक्विडिटी मेजर भी बोलते हैं, जो अपने x1 में लिखे थे कि टू मेजर द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म, उसी को x1 का नाम दिया गया, जिसको रेशियो में बोला गया कि वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट का रेशियो बोलेंगे। और इसको बोलेंगे कि ये एक तरह का लिक्विडिटी मेजर है, हम फर्म का लिक्विडिटी मेजर चेक कर रहे हैं। x2 क्या बोला था कि टू इन मेजर री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स ऑफ द फर्म, तो इसका नाम दे दिया गया है रिटेन अर्निंग्स। देखिए हम लोग जो अर्निंग्स कमाते हैं फर्म को, उसको रिटेन अर्निंग्स जमा करते हैं, यानी रिटेन अर्निंग्स जो मेरे पास पैसा रह गया रिटेन अर्निंग्स उसको वापस से इन्वेस्ट करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया
retained earnings to total asset. रिटेन अर्निंग्स टू टोटल एसेट्स, इसको क्या बोलेंगे? इसको एक तरह का मेजर बोलते हैं, मेजर ऑफ री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग। सिर्फ नाम ही है, जो ऊपर में नाम था वही नाम है, मेजर ऑफ री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स। हम अर्निंग्स को कहाँ री इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी का मेजर कर रहे हैं एक बार, ठीक है, री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स। ओके, x3 को बोल रहे हैं, इसका रेशियो दिया गया EBIT टू टोटल एसेट। आई होप सो कि आप लोग को EBIT का मतलब पता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM में पढ़ते हुए आए हैं। तो ये क्या मेजर करता है? ये है प्रॉफिटेबिलिटी मेजर। ये क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी मेजर, कि भैया टोटल एसेट, आउट ऑफ टोटल एसेट हम लोग कितना कमा पा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर। इसीलिए इसको EBIT टू टोटल एसेट दिया गया है। EBIT मतलब ही मेरा अर्निंग्स हो गया। x4, देखिए एक चीज देखिए, x1 x2 x3 में जो डिनोमिनेटर है टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स है, ऊपर का सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, वर्किंग कैपिटल रिटेन अर्निंग्स जो मेजर है। अगर आप ये पहले वाला x1 x2 x3 जो पांचों मैंने लिखाया था कि कौन सा 5 रेशियो था, अगर उसका नाम याद कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर लिक्विडिटी मेजर करते हैं तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, री इन्वेस्टमेंट मेजर करेंगे तो रिटेन अर्निंग्स आ जाएगा, प्रॉफिट मेजर करेंगे तो EBIT आ जाएगा, बाकी सबके नीचे टोटल एसेट रह जाएगा। x4 क्या मेजर कर रहे थे? अपने फाइनेंशियल लीवरेज मेजर कर रहे थे। तो इसीलिए मैंने बताया था कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस टू, क्या बताया था मैंने? बुक वैल्यू ऑफ डेब्ट्स। यानी मेरा बुक वैल्यू ऑफ डेब्ट्स नीचे रहेगा और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस ऊपर रहेगा। तो इससे अपने क्या बोलेंगे? अ मेजर ऑफ लीवरेज। हम इसको इस रेशियो से लेवरेज को मेजर कर रहे हैं। और अंत में आता है x5, जो कि अपने मेजर कर रहे थे क्या? सेल्स जनरेटिंग एबिलिटी ऑफ द फर्म्स एसेट। इसका मतलब सिंपल सा बात है, 2 में तो नीचे में डिनोमिनेटर में टोटल एसेट ही रहेगा, क्योंकि हम फर्म एसेट का सेल्स जनरेटिंग एबिलिटी निकाल रहे हैं, तो नीचे में तो टोटल एसेट ही रहेगा, ऊपर में क्या हो जाएगा? ओनली सेल्स हो जाएगा, क्योंकि हम क्या मेजर कर रहे हैं? सेल्स जनरेटिंग एबिलिटी। सेल्स जनरेटिंग एबिलिटी मेजर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऊपर में सेल्स और नीचे में टोटल एसेट रह जाएगा। तो एकदम सा सिंपल है। x1 में नीचे टोटल एसेट, x1 क्या मेजर कर रहा था? लिक्विडिटी मेजर कर रहा था, तो ऊपर में वर्किंग कैपिटल। x2 क्या मेजर कर रहा था? री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स। तो भैया जब री इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके पहले अपने बचाते हैं, तो बचाने वाले अर्निंग्स को क्या बोलते हैं? रिटेन किया हुआ अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स टू टोटल एसेट्स। x3 क्या बोलता है? EBIT टू टोटल एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर कर रहे हैं। x4 में क्या मेजर कर रहे हैं? लेवरेज। तो लेवरेज में डेब्ट को नीचे रखेंगे और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस को ऊपर रखेंगे। और x5 में सेल्स जनरेटिंग एबिलिटी निकाल रहे हैं, तो भैया सेल्स ऊपर और टोटल एसेट का सेल्स जनरेटिंग एबिलिटी निकाल रहे हैं, तो टोटल एसेट्स ही नीचे। यानी आउट ऑफ 5, 4 में टोटल एसेट्स डिनोमिनेटर में है, x1 x2 x3 और x5 में टोटल एसेट है, सिर्फ x4 में बुक वैल्यू ऑफ डेब्ट्स को नीचे रह जा रहा है। ओके, तो ये था पांचों रेशियो। अब इसका मेन एनालिसिस करते हैं कि जेड स्कोर निकालते समय जब हम फाइनल जेड स्कोर निकाल लेंगे तो उसको एनालिसिस कैसे करेंगे। तो एनालिसिस कैसे करेंगे कि इसमें 3 पार्ट आता है। सबसे पहला पार्ट, नंबर 1, स्टेप 1। एक्चुअली ये स्टेप नहीं है, मैं इसे 3 पार्ट में कर दिया, इसीलिए मैं इसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का नाम दे रहा है। तो पहले में क्या देखना है आपको कि मैंने जो z का वैल्यू निकाला, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z is greater than 2
2.99। यानी अगर आप ये सारे इक्वेशन को बैठा के देखें कि आपका z का वैल्यू 2.99 से ज़्यादा आ जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका 3.03 आया, फॉर एग्जाम्पल 3.03 आया, तो वो बोलेंगे कि जो फॉर्म था ना ये नॉन फेल्ड फॉर्म है, नॉन फेल्ड फॉर्म्स के कैटेगरी में आ जा रहा है। यानी ये फॉर्म बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई भी नॉन बैंकक्रप्ट का कोई भी क्लासेस नहीं है, कोई भी क्लास इसमें नहीं है, कोई भी चीज़ मिक्स नहीं किया हुआ है, ये एकदम से साफ सुथरा फॉर्म है, ये अच्छा चल रहा है, नॉन फेल्ड फॉर्म। ओके, सेकेंड में आते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ z is smaller than 1.81, if the value of z is smaller than 1.81, तो हम बोलेंगे कि ये जो फॉर्म है ये फेल्ड फॉर्म्स के कैटेगरी में आएगा, ये फेल्ड फॉर्म है, यानी इसमें सारे चीज बैंकक्रप्ट क्लास में आ गए हैं, ये एकदम ही फेल्ड फॉर्म है, ये आगे नहीं चलने वाला, इसे बंद कर देना ही अच्छा है। और अब एक लास्ट में आते हैं कि अगर आपका एक 2.99 से तो हो गया ग्रेटर देन, एक हो गया लेस देन 1.81, तो अब इफ द वैल्यू ऑफ z लाइज बिटवीन, अगर मान लीजिए आपका 1.81 से ज्यादा हुआ और 2.99 से कम हुआ, यानी इस रेंज में फॉल करता है, इसे एक तरह से ग्रे एरिया भी बोलते हैं, इसे एक तरह से ग्रे एरिया बोलते हैं। यानी इसमें बैंक यानी इसमें कुछ क्या होता है कि बैंकक्रप्ट भी है और कुछ नॉन बैंकक्रप्ट भी एलिमेंट्स आ जाता है, यानी फेल्ड एलिमेंट्स है कुछ और नॉन फेल्ड एलिमेंट्स का मिक्सचर वाला चीज है, ये नॉन फेल्ड का एलिमेंट्स का मिक्सचर वाला चीज है ये। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो अपने क्या बोलेंगे कि द फॉर्म हैज अ मिक्सचर ऑफ फेल्ड एंड नॉन फेल्ड एलिमेंट्स। इसका मतलब हम ठीक से बता नहीं पा रहे हैं कि भैया फेल्ड फॉर्म है कि नॉन फेल्ड फॉर्म है, दोनों का मिक्सचर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर further analysis is to be done, further analysis is to be done, further analysis बोल लीजिए या इन्वेस्टिगेशन बोल लीजिए, या इन्वेस्टिगेशन बोल लीजिए कि हमें और भी इन्वेस्टिगेशन करके बताना है कि ऐसा और भी क्या एरिया है जो छूट गया और वो एरिया मुझे आगे फेल्ड फॉर्म या नॉन फेल्ड फॉर्म के तरफ ले जा सकता है। तो फर्दर एनालिसिस इज टू बी डन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज टू बी डन। तो ये था 1968 का मॉडल। तो फ्रेंड्स ये था ऑल्टमैन जेड स्कोर का 1968 का मॉडल। इसके ऊपर अपने दो प्रैक्टिकल सम्स भी करेंगे, एग्जाम्पल्स। एक नॉर्मल सम्स रहेगा जिसमें सारे इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे, ठीक है, सारा रेशियो का परसेंटेज दिया रहेगा या कैलकुलेटेड रहेगा, उसे सिर्फ अपने अल्टीमेट जेड स्कोर के इक्वेशन में बैठाएंगे और निकालेंगे जेड स्कोर, और फिर उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे कि ये फेल्ड फॉर्म्स है या नॉन फेल्ड फॉर्म्स है या ये वो ग्रे एरिया में गिरा है। और एक सारे बैलेंस शीट और पीएल का आइटम्स उठाएंगे जिसमें से अपने सारी चीज को निकाल के फिर से उसका जो हर एक का रेशियो है उसको निकालेंगे, फिर उसको जेड स्कोर के इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इस तरह से दो एग्जांपल्स अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में एक और मॉडल का डिस्कशन करेंगे जो कि है 1983 मॉडल। हो सकता है कि मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का जो एक वीडियो है उसे सेपरेट कर दूं, और 1983 का मॉडल है उसका भी एक सम्स वगैरह अगर होगा तो करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स उसको मैं अलग कर दूंगा। तो अपने टोटल 3 क्लासेस में या 3 वीडियोस में अपने इस ऑल्टमैन जेड स्कोर को टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो आप सारे जो भी सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स हैं, जो भी
फाइनल में इस बार एग्ज़ाम्स देंगे, एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, या इस बार नहीं तो अगले दिसंबर में भी देंगे। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, तो मैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर लिंक भेजूंगा। आप भी इस अपने फ्रेंड लोग के साथ जो भी फाइनल में हैं उससे आप फॉरवर्ड करिए, ताकि उन्हें ये बेनिफिट मिल सके अगर उन्हें नहीं समझ में आता होगा ये ऑडमैन जेड स्कोर का। क्योंकि यहाँ से एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ इस बार आ गया तो अगली बार नहीं आएगा, नहीं। ऑल्टमैन जेड स्कोर का या फिर ड्यू पॉइंट एनालिसिस का क्वेश्चन हर एक टर्म में एक्सपेक्टेड ही है। मतलब 90 से 95% चांसेस होता है कि यहाँ से आता ही आता है, और वो 10 मार्क्स का आता है। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसका सबको बेनिफिट मिले, यही मेरी मनोकामना है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहिए और घर पे रहिए, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम ओनली, ठीक है। चलिए।